पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 8। रुद्र की आंखें तो गुस्से से लाल हो रही है। फिर वह लोग खाना खाके कार में बैठ जाते हैं। रुद्र कहता है, आप लोग बैठो, मुझे थोड़ा काम है। ओके। फिर वह उन लोगों से कहता है, आप लोग ज़रा मेरे साथ आएंगे? क्यों, तेरे को क्या काम है बे? आओ तो ठीक है, चल। अब उन्हें ढाबे के पीछे ले जाता है और वहाँ सुनसान था। अब रुद्र किसी और ही रूप में था। उसके नाखून बड़े हो गए थे और आंखें पूरी लाल। अरे इसे क्या हो रहा है यार, इसके नाखून तो देखो भाई, मुझे तो डर लग रहा है। चलते हैं यहाँ से। अरे ये पैर क्यों नहीं हिल रहे? अचानक उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। तुम लोगों को लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ना? रुको। तभी वह उन लोगों के सर पर ऊपर हाथ फेरता है और वो लोग लड़के की तरह होने लगते हैं। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? माफ़ कर दो हमें, प्लीज़ माफ़ कर दो। आखिर में वह पूरे बदल जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा लड़कों जैसा ही रहता है। वह किन्नर जैसे दिखने लगते हैं। यह देखकर वह चिल्लाने लगते हैं और रुद्र हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग पहाड़ी पर होते हैं। अग्नि भी आई होती है और रजत भी। वह दोनों सभी के बैठने के लिए नीचे घास पर इंतज़ाम कर रहे होते हैं। तभी अग्नि कहती है, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना? मेरा मन तो कर रहा है यहीं पर बस जाऊं, एक प्यारा सा घर बना लूं। इस पर रवि कहता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है अग्नि, पर यहाँ पर रात को भूत आते हैं, भयानक वाले, वो भी। सभी लोग मुंह दबाकर हंस रहे होते हैं, लेकिन अग्नि का तो बुरा हाल होता है। क्या भूत? हाँ भूत। सभी वह डर के मारे उंगली अपने दांतों के नीचे काट लेती है और रजत चिल्लाता है। अग्नि कहती है, तुम क्यों चिल्ला रहा है मेरे कान में वापस आकर, क्योंकि तूने मेरी उंगली काटी है। सॉरी, मैंने देखा नहीं। ओ, मेरी उंगली इतनी ही डरा था कि आप क्यों यहाँ पर? वहाँ से किस्से तो पहले से ही सब ने गांव में सुने हैं। हाँ रजत, पता नहीं क्यों आ गई। तभी दीप्ति कहती है, कैसे किस्से? मैंने कभी नहीं सुना। तभी रवि कहता है, यहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा आकर आत्महत्या कर ली थी। तो सब लोग कहते हैं रात को उन लोगों की आत्माएं आती हैं। यह सुनकर दीप्ति कहती है, अरे वह सब बकवास है, बाबा कहते थे भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी रुद्र कहता है, जब भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं और पिशाच और भेड़िए भी। इतना सुनते ही सब की बत्ती गुल हो जाती है। सब मालिक कह रहे हैं तो हो ही होगा। अग्नि कहती है और रुद्र और रवि एक दूसरे को देखते हैं और एक दृश्य दिखता है जहाँ पर वह दोनों भेड़िए की तरह होते हैं और काला खंडर जैसी जगह होती है। चमगादड़ उड़ रहे होते हैं। इतने में रुद्र की दादी कहती है, बहुत हो गई बातें, आओ सब लोग कुछ खाना खा लो। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। तभी रुद्र दीप्ति से कहता है, तुम्हें झरना देखना है? यहाँ पर झरना भी है। हाँ, पर थोड़ा नीचे की तरफ। वैसे शाम होने वाली है, हमें जल्दी ही आना होगा। हाँ। फिर वह लोग नीचे चले जाते हैं। रजत उन लोगों को नीचे जाते हुए देख लेता है। वह लोग नीचे की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा जैसी होती है। ये है मनु की झील। मनु की झील, ऐसा नाम क्यों है? गुफा में फंसे रुद्र और दीप्ति। मनु की झील नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मनु नाम की जलपरी रहती थी। ऐसा सभी लोग कहते हैं, लेकिन वह जलपरी नहीं थी, बल्कि एक लड़की थी जो छुपकर रहती थी और यहाँ पर बहुत ही सुरीला गाना गाती थी, जिसकी आवाज़ बाहर जाती थी। एक बार कुछ लोग यहाँ आए तो उसे पकड़ा। तब उसका नाम पूछा गया। उसने तो उनके अपना नाम मीनू बताया। उसके पास कोई
घर की जगह नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ पर रहती थी। जब सब कुछ के बारे में पता चला, मीनू की झील नाम से फेमस हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर आओ देखो। फिर वह लोग एक चट्टान के पास जाते हैं जहाँ पर बहुत लंबी लंबी पत्तियों की बेलें थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ चादर है जिस किसी चीज पर ओढ़े रखी हो। उसके पीछे से जोर से आवाज आ रही थी। फिर रुद्र कहता है, अब देखना जादू। वह जैसे ही पत्ते के पर्दे को हटाता है, उसके पीछे बहुत ही सुंदर सा झरना होता है जो कि गिर रहा होता है और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। यह देखकर दीप्ति बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर यह लोग, मैंने तो सोचा ही नहीं था, यह कितनी खूबसूरत लग रहा है। फिर वह लोग काफ़ी देर तक वहाँ शांति से खड़े रहते हैं और उस झरने को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सूरज डूबने लग जाता है, अंधेरा होने लगता है। सनसेट का टाइम होने के कारण सूरज की रोशनी आ रही होती है, जिससे कि वहाँ पर इंद्रधनुष बन रहा होता है। यह देख कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। रुद्र अनजाने में कहता है, मैं भी। लेकिन वह झरने के लिए नहीं कह रहा होता है, बल्कि दीप्ति के लिए कह रहा होता है, क्योंकि वह इतनी देर में सिर्फ दीप्ति को ही देख रहा होता है। फिर वह अपने ख्यालों से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर अंधेरा होने लगता है। तो बोलता है, दीप्ति यहाँ से चलो, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो दीप्ति भी कहती है, ठीक है चलिए। फिर वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, वहाँ पर सब सुन हो चुका रहता है। उसके घर वाले भी नहीं होते हैं। सभी लोग गए तो गए कहाँ, इधर हवेली में सभी लोग आ चुके होते हैं। तभी रुद्र की चाची कहती है, रवि तुमने बात तो करी थी ना कि वो लोग घर के लिए निकल गए हैं। हाँ हाँ मम्मी, मैंने देखा था उनको खुद जाते हुए। अच्छा तो ठीक है, फिर रात का समय हो रहा है, सब लोग जाकर सो जाओ, आज बहुत थक गए हो। रुद्र की दादी कहती है और सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रवि रजत के पास आता है और कहता है, वहाँ पर सारा इंतज़ाम कर दिया है ना? हाँ मालिक, वहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं है और वहाँ पर सुबह तक कोई नहीं जाएगा। नहीं, वहाँ पर जमने वाली ठंड भी होती है और जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। वहाँ लोग सुबह तक वहाँ नहीं रह पाएंगे और अगर वहाँ से निकल तो जंगली जानवर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बोलते हुए दोनों हंसने लग जाते हैं। दीप्ति और रुद्र परेशान हो रहे होते हैं। उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने जैम लगा दिया था। कुंवर सा, हम क्या करेंगे अब? हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं लग रहा, कोई है भी नहीं। नहीं पैदल निकलें? नहीं नहीं दीप्ति, हम यहाँ से पैदल तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते क्योंकि रास्ते में बहुत सुनसान होगा और यहाँ पर जंगली जानवर भी घूमते हैं। तो अब हम क्या करें? हमें नीचे गुफा के अंदर ही जाना होगा और आज की रात के लिए वहीं रुकना होगा। पर नीचे तो बहुत ठंड है ना, लेकिन और कुछ रास्ता भी नहीं है। वो लोग नीचे चले जाते हैं। गुफा के अंदर में सूखा होता है लेकिन काफ़ी अंधेरा होता है, तो मोबाइल की टॉर्च चालू कर लेते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। रुद्र दीप्ति से कहता है, यहाँ पर आ जाओ। फिर वह दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। यह लो मेरा कोट पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। नहीं नहीं, हम ठीक हैं, आपको लग रही होगी, आप पहने रखिए। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं लेकिन धीरे धीरे समय बीतते हुए काफ़ी ठंड होने लगती है। दीप्ति तो कांपने लग जाती है। दीप्ति, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरा कोट पहन लो।
और वह ज़बरदस्ती अपना कोट निकालकर दीप्ति को पहना देता है। उसके बाद भी दीप्ति की ठंड कम नहीं हो रही। यहाँ पर तो कोई रास्ता भी नहीं कि हम आग जलाएं। एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, थोड़ी कम ठंड लगेगी। जिस पर दीप्ति कहती है, नहीं नहीं, हम ठीक हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। हल्की रोशनी आ जाती है और बाहर उसी दो आत्माएं चलती हुई आते दिखती है और वह आत्माएं उसे जोड़े की होती है, जिसके बारे में रवि ने बताया। लेकिन वह लोग उन दोनों को ऐसे साथ में बैठकर देखकर खुश होते हैं और हाथ पकड़कर साथ में चलते हैं। हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अभी हमारे तरह एक जोड़ा है। अगर वह लड़का साधारण नहीं है, मगर उस लड़के की आंखों में लड़की के लिए सच्चा प्यार है, जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता। दीप्ति बैठे बैठे कब रुद्र की बाहों में सो जाती है, उसे खुद नहीं पता चलता और रुद्र बस उसे देख ही रहा जाता है। दीप्ति, जब से तुम्हें मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। पता नहीं क्यों मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। तुम पास होती हो तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मुझे तुमको अपने आप से दूर करना होगा एक दिन। इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। काश हमारे परिवार पर यह श्राप नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी भी नॉर्मल ज़िंदगी होती। यह सोचते हुए वह पुराने ख्यालों में गुम हो जाता है, जहाँ पर वह छोटा सा होता है, करीब 8 साल का। वह और उसके पिता जंगल के रास्ते से आ रहे होते हैं और उस दिन पूर्णिमा का दिन होता है। आज चांद लाल हो जाता है। देखते ही देखते उसके पिता के नाखून बड़े हो जाते हैं और उनका रूप बदलने लग जाता है। यह देखकर रुद्र बहुत ही डर जाता है। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हो रहा है? जैसे जैसे उसका रूप बदल रहा होता है, वह अपने होश खो रहा होता है, लेकिन वह तुरंत रुद्र को दूर करता है और बोलता है, रुद्र जाओ यहाँ से, और मैं कितना भी तुम्हें बुलाऊं तो मत आ जाना। रुद्र उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वह उसे दूर फेंक देता है और खुद दूर भाग जाते हैं। इसके बीच वह पूरी तरह नहीं बदलता होता है। रुद्र वहीं पर बैठा रह जाता है और रोता रहता है। फिर मेरे पिताजी वहाँ से चले गए। इतने में एक आवाज़ आने लगती है कि भेड़िए की, और वह डर जाता है। रुद्र रात भर वहीं जंगल में होता है और रोते रोते सो जाता है। सुबह देखता है कि उसके आसपास में उसके पिताजी नहीं होते। वह ढूंढता है आसपास तक जाकर। उसे एक जगह पर बेहोश मिले पड़ते हैं, पर उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करता है। तब जाकर वह थोड़ी सी आँख खोलते हैं और वो, बेटा, जिससे देखकर तुम रात बहुत डर गए होगे, लेकिन यही तुम्हारा कल है। बेटा, तुम भी बदलोगे, यही हमारा सच है। ये हमारे वंश पर श्राप है और यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई कुशल पक्ष में जन्म ली हुई लड़की इस वंश में नहीं आ जाती और तुम उसकी शादी अपने से करने के लिए बलिदान नहीं मांगती। अगर वह लड़की तुम्हारे लिए अपना बलिदान कर देती, हमारे वंश में यह श्राप हट जाएगा, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना तुम। और यह कहकर वह बेहोश हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। रुद्र वहीं पर बैठे बैठे रो रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर कुछ देर बाद उसके पिताजी, घर वाले उसे ढूंढते हुए आते हैं। सभी लोग उसे लेकर जाते हैं। इस गम में उसकी माँ भी चली जाती है, मगर सबको बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। उसके पिताजी की कहीं आखिरी बात उसे हमेशा याद रही। उसे तो हमेशा खुद से ही सवाल रहा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4 साल बाद जब वह 12 साल का होता है,
उस दिन भी पूर्णिमा की रात होती है। आसमान में चाँद लाल हो जाता है, पूरा चंद्रमा अपने रूप में होता है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं उसका रूप भी बदलने लग जाता है और अपने रूप को पूरी तरह बदलते हुए एक छोटे से आईने में दिखता है और फिर वह उस आईने को तोड़ देता है और वह पूरा बदल जाता है। उसका यह रूप उसे बिल्कुल भी उसका नहीं लग रहा होता। उस पर खुद का कुछ भी काबू नहीं होता। बस इंसानों की खुशबू आ रही होती है, उसे खून पीने का मन हो रहा होता है। उसी वक्त उसके रूम में बाहर से रजत आ जाता है। वह उसे पकड़ लेता है और अपने रूम में ले जाता है और उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन रजत उसे मार कर भाग जाता है। फिर उसे थोड़ा होश आता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के ऊपर हमला कैसे कर सकता हूँ। इस हाथापाई में रजत को भी बहुत चोट लग गई होती है, उसके हाथ में भी बहुत चोट लगी होती है, लेकिन वह जैसे तैसे भाग जाता है और रुद्र अपने आप को काबू करने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। असलियत में उसने रजत को अपनी मर्जी से छोड़ा होता है, वह भी बहुत मुश्किल से। वह जंगल में भाग जाता है और एक हिरन का शिकार करता है। वह उसका पूरा खून चूस जाता है और तब थोड़ा सा सुकून मिलता है और फिर वह वहीं पर गिर कर सो जाता है। सुबह होती है तो वह देखता है उसके सारे कपड़े फटे चुके रहते हैं और उसके हाथ और मुंह पर खून लगा होता है। उस रात के बारे में जब याद आता है तो उसे सबसे पहले रजत की चिंता होती है। अपने घर पहुंचता झुकते हुए अपने रूम में खिड़की से जाता है। हुलिया सुधार कर बाहर आता है। जब वह पूछता है रजत के बारे में तो पता चलता है उसके हाथ पर बहुत ही गहरा जख्म था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उसके हाथ की सर्जरी की गई और उसके हाथ में रोड लग गई। इसके बाद वह उस हाथ से कोई भी भारी काम नहीं कर सकता। रजत का बचपन से ही सपना होता है कि वह बड़े होकर फौज में जाएगा या फिर पुलिस में भर्ती होगा, लेकिन रुद्र के इस हमले के बाद वह रुद्र जब जाता है उसके पास रोते हुए और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है तो रजत कुछ नहीं कहता, वह बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी दादी उसे ले जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कल क्या हुआ होगा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, डरा था कि अगर मैं तुम्हारे पास रही तो तुम रूप बदलने के बाद मुझे भी पहचानोगे नहीं, इसलिए मैं नौकरों और घरवालों को लेकर दूसरी जगह चली गई थी। महल में कोई भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे रजत आ गया और उसके साथ यह हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। कैसे ना समझूं दादी सा, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिंता मत करो। अब यह पूर्णिमा की रात 15 साल बाद ही आएगी। अभी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर 15 साल तक नहीं होगा। 15 साल के बाद तो वो रात आएगी, उसके बाद भी तो पूर्णिमा आएगी। मुझे पता है ये हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और इसके बारे में बाबा ने बताया कि इस वंश में शराब है। कैसे हटा सकता है बेटा, किसी को नहीं बता सकता। मैंने बाबा को वादा किया है। फिर वह चुप हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है और अपने बाबा की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, मैं कसम खाता हूँ कि अपने परिवार और इस वंश से इस श्राप को हटाकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। वह दूसरे शहर पढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च करता है और बहुत
सारे शहरों में ऐसी लड़कियों की तलाश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। आखिर में जब वह अपने गांव आता है तो उसे दीप्ति के बारे में यह सब कुछ पता चलता है और वह दीप्ति से शादी करने के लिए उसके बाबा को मौत के घाट भी उतार देता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।